हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, देखिए केमिकल कम्बिनेशन यानी इसको कहते हैं रासायनिक संयोग। लॉ मतलब नियम, यानी इसको टोटल देखें तो इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। देखिए केमिकल, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी केमिकल जो है कुछ ना कुछ रूल्स को, कुछ ना कुछ लॉ को फॉलो करता है, उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो देखिए सबसे पहले है इसका डेफिनेशन कि केमिकल कम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का डेफिनेशन किसको कहते हैं। तो देखिए द लॉ, वह नियम, टू फॉलो विच, जिसका पालन करके केमिकल रिएक्शन या केमिकल कम्बिनेशन अकर्स। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वह नियम, टू फॉलो विच, जिसका पालन करके केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक संयोग, कम्बिनेशन, रिएक्शन जो करता है कंबाइन करके ही, तो रासायनिक संयोग, कम्बिनेशन मतलब संयोग होता है, अकर्स होता है इज कॉल्ड, कहलाती है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का नियम। तो फिर से हम लोग देख लें कि द लॉ टू फॉलो विच, वह नियम जिसका पालन करके केमिकल रिएक्शन और केमिकल कम्बिनेशन अकर्स, केमिकल रिएक्शन और केमिकल कम्बिनेशन होता है, इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस, उसी को कहते हैं हम लोग रासायनिक संयोग का नियम। अब रही बात कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, कितने नियम हैं केमिकल कम्बिनेशन के और कौन कौन से नियम हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के कुछ नियमों को यहाँ पर हम देख रहे हैं। देखिए लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस, रासायनिक संयोग के नियम, कौन कौन सा नियम। तो पहला नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम कह सकते हैं, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको हिंदी में अगर देखें तो इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्यमान की अनस्वरता, द्रव्यमान की अनस्वरता जो नष्ट नहीं हो, अनस्वरता का नियम। यह जो है 1789 ईस्वी में दिया गया था एंटनी लेवोजियर के द्वारा। इसके बाद दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। डेफिनिट प्रोपोर्शन मतलब स्थिर अनुपात का नियम। यह जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा दिया गया था 1797 में, कहीं कहीं पर आपको 1799 भी दिखता है, तो यह तो आपको अपने NCERT के हिसाब से ही देखना पड़ेगा 1797। तो इसमें हमें देखना है कि यह नियम क्या है, वो तो अलग से हम इसको डिफाइन करेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको कहते हैं गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। यह डाल्टन के द्वारा दिया गया था 1803 में। इसके बाद है गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी गैसीय आयतन का गेल-लुजैक नियम। गेल-लुजैक साइंटिस्ट का नाम था, LUSSAC' है। तो गेल-लुजैक्स लॉ यानी गेल-लुजैक का नियम, किसका, तो ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी हम कह सकते हैं गैसीय आयतन का गेल-लुजैक नियम। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, गैसीय आयतन का गेल-लुजैक नियम। यह 1808 ईस्वी में गेल-लुजैक के द्वारा ही दिया गया था, साइंटिस्ट का नाम है, जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट यानी केमिस्ट का नाम है यहाँ पर क्या, गेल-लुजैक। और इसके बाद से जो फिफ्थ लॉ है जिसको कहते हैं एवोगाड्रो नियम, एवोगाड्रोज लॉ, इसको कहते हैं एवोगाड्रोज लॉ। तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एवोगाड्रो का नियम, जो 1811 ईस्वी में दिया गया था। अब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, चाहे इसी को लोग लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी कहते हैं, जिसको हम द्रव्यमान की अनस्वरता का नियम या फिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करते हैं इसमें। अब देखिए इसमें क्या है, यह नियम क्या है, मास का कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा। तो कहा गया ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान होता है। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, मास नीदर बी क्रिएटेड, न तो इसे क्रिएट किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसे ही कहते द्रव्यमान की अनस्वरता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इट वॉज गिवन बाय एंटनी लेवोजियर, यह एंटनी लेवोजियर के द्वारा दिया गया था, कितना में, तो वह 1789 ईस्वी में दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ गया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यानी जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, तो अगर हमने यहाँ पर ऐसे बात कर लें कि C+O2, यह बनता है CO2 बनता है। अगर इधर हमने 2 ग्राम लिया है, इधर इसको 4 ग्राम लिया है, तो इधर यह 6 ग्राम ही होना चाहिए इधर, क्योंकि देखिए रिएक्टेंट साइड में, अभिकारक साइड में 6 ग्राम हुआ, तो प्रोडक्ट साइड में, प्रतिफल साइड में भी कितना, 6 ग्राम होना चाहिए। इसमें कमी नहीं होता, यानी कि जितना हमने लिया वह उतना ही रहना चाहिए ओवरऑल।
इसका मतलब ये हुआ कि हम 6 ग्राम लिए रिएक्शन से पहले, तो रिएक्शन के बाद भी 6 ग्राम ही होना चाहिए। इसी को कहा गया कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या है, मास नीदर भी क्रिएटेड, द्रव्यमान का, ठीक है ना, मास नीदर भी क्रिएटेड, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका नाश, न तो निर्माण होता है नॉर भी डिस्ट्रॉयड, और न ही उसका नाश, और न ही उसका नाश, यानी कि न तो वो निर्माण होता है न ही उसका नाश होता है। दिस लॉ इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या द्रव्यमान की अनुस्वरता का नियम, एंटनी लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। हमारे पास दूसरा नियम वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका भी मतलब वही, या फिर इसको कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ प्रोस्ट, प्रोस्ट का नियम, जो कि प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था, एक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट यानी केमिस्ट जिसका नाम था जोसेफ प्रोस्ट, उसके द्वारा दिया गया था यह, ठीक है। तो देखिए इसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो क्या है स्थिर अनुपात का नियम, समझिए, या फिक्स्ड प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब ये अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेट मतलब क्या हो गया, स्थिर यानी फिक्स। तो देखते हैं इसमें, अ गिवन कंपाउंड, एक दिया गया यौगिक, ऑलवेज कंटेंस, हमेशा रखता है, क्या, एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन यानी कि फिक्स प्रोपोर्शन, एक निश्चित अनुपात रखता है, किसका, ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का, किस लिहाज से, तो बाय मास यानी द्रव्यमान के विचार से। तो देखिए एक यौगिक रखता है, इसका मतलब क्या है, ऑलवेज का मतलब देखिए सबसे पहली बात हमेशा, कंटेंस मतलब रखता है, एक यौगिक हमेशा रखता है एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, समान अनुपात या निश्चित अनुपात, समान अनुपात, एकदम ठीक ठीक समान अनुपात, एग्जैक्टली मतलब ठीक ठीक समान अनुपात रखता है, किसका, ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का, कैसे, बाय मास यानी द्रव्यमान के विचार से, द्रव्यमान के विचार से तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है किसी यौगिक में, इसका मतलब ये हो गया द्रव्यमान के विचार से बाय मास। तो समझते हैं कि एक कंपाउंड में क्या है, हमेशा सेम प्रोपोर्शन का एक फिक्स रेशियो का एलिमेंट होता है द्रव्यमान के विचार से। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेंस, एक यौगिक हमेशा रखता है एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, एक सही अनुपात, निश्चित अनुपात, किसका, ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का, बाय मास द्रव्यमान के विचार से। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, उसी को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। इट वाज गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट, यह जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था। अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पर H2O की अगर हम बात करते हैं तो बाय मास द्रव्यमान के विचार से इसमें एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम, और एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, ये हो गया इसका मास। तो अगर इसका हम रेशियो देखें या प्रोपोर्शन देखें, प्रोपोर्शन भी वही चीज़ हो गया, प्रोपोर्शन या रेशियो यानी अनुपात, कितना, तो 2 ग्राम इज टू 16 ग्राम, यानी 2 ग्राम अनुपात 16 ग्राम। तो अगर देखते हैं तो 2 ग्राम अब बट्टा 16 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, कितना, 1/8 हो गया। तो 1/8 का मतलब क्या, 1:8। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि कहीं से भी इरेस्पेक्टिव, उसको कहते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स यानी स्रोत चाहे जो भी हो, स्रोत चाहे जो भी हो, यानी कि पानी किसी भी स्रोत से लिया गया हो, चाहे वह नल से लिया गया हो, नदी का जल हो, चाहे तालाब का जल हो, कहीं से भी लिया गया हो, वाटर कहीं का भी होगा, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है द्रव्यमान के विचार से, यानी अब है थर्ड लॉ, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। यह डाल्टन के द्वारा 1803 ईस्वी में दिया गया था। देखते हैं इसमें अगर हम जो है ना बात करें तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद से इसका डेफिनेशन जो है हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है एग्जाम्पल, देखिए इधर जो है नीचे वो एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल को देखते हैं तो फिर स्टेटमेंट इसका समझ में आ जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनता है, वाटर, यानी कि H2 + O2, यह मिलकर के क्या बनता है, H2O बनता है।
तो अगर इसको हम देखें तो इसको बैलेंस करते हैं तो इस तरह से, खैर जो कुछ भी, लेकिन है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो यह क्या बन गया, H2O बन गया, ठीक है ना। तो इसमें हम सीधे हाइड्रोजन को देखते हैं, ये बैलेंसिंग की बात नहीं करें, ठीक है ना। तो H2 को हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, तो एक ऑक्सीजन हम ले लें, एक ऑक्सीजन, चाहे इसको हम हाफ O2 लिखते हैं, हाफ O2, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन, तो यह H2O बनता है। तो एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का कितना, 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन का कितना, 16 ग्राम, क्योंकि हाफ O2 का मतलब कितना हो गया, एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो इधर वाटर का कितना हो जाएगा, देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन का और 16 ग्राम ऑक्सीजन का, तो कितना, 16 2 18 ग्राम हो गया। तो इधर भी 16 2 18 ग्राम, इधर भी 18 ग्राम, खैर जो भी। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बना। यहीं पर दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिलने से हमें जो प्राप्त होता है वह हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है, जिसको हम लोग कहते हैं H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें क्या हो गया, H2 प्लस O2 जो क्या बन गया, H2O2 बन गया, यानी इसी चीज़ को लिख दिए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का हमने क्या रखा, फिक्स वैल्यू रखा, ठीक है ना, क्योंकि 2 ग्राम ही रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन का कितना, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो इसमें तो 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूनी कितना, 32 ग्राम। इधर देखते हैं तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम और 16 दूनी 32 ग्राम, तो 32 और 2 कितना, 34 ग्राम, यही चीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो इस दोनों रिएक्शन के आधार पर हमें समझना है चीज़ों को। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यह ऑक्सीजन जो है यहाँ पर फिक्स मास है हाइड्रोजन का 2 ग्राम, उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहा है, वाटर। लेकिन यहाँ पर क्या है, 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है, जो फिक्स मास हाइड्रोजन के 2 ग्राम के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो 34 ग्राम H2O2 बना रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट बन रहा है। तो इस स्थिति में यहाँ जो ऑक्सीजन है 16 ग्राम और यहाँ जो ऑक्सीजन है 32 ग्राम, ये दोनों मास ऑक्सीजन का एक फिक्स मास हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ रिएक्शन करके 2 डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है। इस स्थिति में ऑक्सीजन का जो ये दोनों मास है, ये जो दोनों द्रव्यमान है, उस अनुपात क्या होगा, तो एक फिक्स रेशियो में होगा। तो देखिए 16 ग्राम और 32 ग्राम का अनुपात कितना, 1:2 होगा, 1:2 होगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, हेयर मासेज ऑफ ऑक्सीजन। तो मासेज ऑफ ऑक्सीजन, मास नहीं लिखा गया, मासेज, यानी ऑक्सीजन का 2 तरह का मास है ना, 16 ग्राम और 32 ग्राम, यही चीज़ लिखा गया, दैट इज, अर्थात 16 ग्राम एंड 32 ग्राम, व्हिच कंबाइन, जो संयोग करता है किससे, विद अ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के फिक्स मास से। दोनों केस में देखिए हाइड्रोजन का फिक्स मास 2 ग्राम ही है, ठीक है ना। बियर सिंपल रेशियो, जो एक सरल अनुपात को जो है ना पालन करता है, एक सरल अनुपात को दर्शाता है, दैट इज 16:32, यानी कि 16:32 बराबर कितना, 1:2, यही सरलतम अनुपात है। चूँकि इससे नीचे अब नहीं ना कट सकता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिंपल रेशियो। अब इसके आधार पर देखते हैं इस स्टेटमेंट को, इफ़ 2 एलिमेंट्स, यदि 2 तत्व कैन कंबाइन, संयोग करता है, क्या करने के लिए, टू फॉर्म, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए संयोग कर सकता है, तो मोर देन 1 कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए। कैसे, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 अलग अलग तत्व है, 2 अलग अलग एलिमेंट है, यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन यही दोनों एलिमेंट यहाँ पर एक अलग कंपाउंड बना रहा है, वाटर, और यही दोनों एलिमेंट यहाँ पर एक अलग कंपाउंड बना रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है। तो क्या कहा गया कि इफ़ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन, ये 2 एलिमेंट जो है ना संयोग कर सकता है, टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, एक से ज़्यादा यौगिक बनाने के लिए, देन तब द मासेज ऑफ 1 एलिमेंट, तो एक एलिमेंट का मास, जैसे ऑक्सीजन का मासेज, एक से ज़्यादा मास की बात कही गई है, तो ऑक्सीजन का एक से ज़्यादा मास कितना है, इसमें 16 ग्राम है, इसमें 32 ग्राम। मासेज ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन, जो ऑक्सीजन कंबाइन करता है किसके साथ, विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इसके तुलना में अदर एलिमेंट हो गया, तो दोनों केस में क्या है, 2 ग्राम है, फिक्स मास है हाइड्रोजन का, तो वही चीज़ लिखा गया कि दैट कंबाइन, जो संयोग करता है, विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, दिस मासेज, ठीक है, इस मास के लिए कहा गया, दिस मासेज आर इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यानी कि ऑक्सीजन का ये जो द्रव्यमान है 16 ग्राम 32 ग्राम, इसके बारे में आर इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, पूर्ण संख्या के सरलतम अनुपात में होता है। जैसे 16 ग्राम और 32 ग्राम का दोनों का रेशियो 16/32 कितना हो जाएगा, 1/2, यानी 1:2, 1:2। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसी को गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। अब 4th लॉ है हमारे पास, गेलुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसीय आयतन का गेलुजेक नियम।
गैसीय आयतन का गेलुजेक नियम। गेलुजेक जो है साइंटिस्ट का नाम था, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट जिसे केमिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। गैसीय आयतन का गेलुजेक नियम या सिद्धांत, समझिए। देखिए इसमें है क्या, तो गेलुजेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इसके अंतर्गत क्या है, तो इन अ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में गैसेज कंबाइन और प्रोड्यूस्ड, रासायनिक अभिक्रिया में जो गैस या तो कंबाइन करता है यानी संयोग करता है या फिर उत्पन्न होता है। गैसेज कंबाइन, गैस जो कंबाइन करता है, संयोग करता है, और या प्रोड्यूस्ड, गैसेज जो उत्पन्न होता है। इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, वह क्या होता है, एक सरल अनुपात में होता है, सरल अनुपात में होता है, सरल अनुपात में होता है। किसके विचार से, तो बाय वॉल्यूम, आयतन के विचार से, आयतन के विचार से। यानी कि जो गैस रासायनिक अभिक्रिया में या तो संयोग किया या फिर उत्पन्न हुआ, वो गैस जो है सरल अनुपात में होता है आयतन के विचार से। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि ऑल गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, बशर्ते कि सभी गैस जो होना चाहिए समान ताप और समान दाब पर होना। इसी नियम को कहते हैं गेलुजेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी दिस लॉ इज नोन एज गेलुजेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनता है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दो गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। उसका जो है यहाँ पर वॉल्यूम है 100 ml और 50 ml, इसका रेशियो लिया जाए तो क्या है 2:1, जो एक सिंपल रेशियो है। इससे छोटा थोड़ा ना तोड़ा जा सकता है इस रेशियो को, इसलिए इसको कहते हैं गेलुजेक्स लॉ वाला नियम। अब है एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रो का नियम। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, समान ताप और दाब पर, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेज, गैस का समान आयतन, शुड कंटेन, रखता है, चाहे इसको हटा करके सीधे लिखिए कि कंटेंस, कंटेंस मतलब रखता है। क्या रखता है, तो देखिए रखता है क्या, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की समान संख्या। यानी समान ताप और दाब पर गैस का समान आयतन समान नंबर में, एक समान नंबर में अणुओं की संख्या को रखता है। दिस लॉ इज नोन एज एवोगाड्रोज लॉ, इसी को कहते हैं एवोगाड्रो का नियम। एग्जाम्पल के तौर पर हम 500 ml CO2 की बात करते हैं, अगर वो 5 लाख मॉलिक्यूल्स रख रहा है तो 500 ml CH4 जो है उसी ताप और दाब पर 5 लाख अणु ही रखेगा। इसी को कह रहे हैं एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रो ने दिया था 1811 ईस्वी में।